गुड आफ्टरनून, जय जिनेंद्र। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट चैप्टर 12th का वो हम शुरू कर रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है, अपने मेंबर्स की, पब्लिक के कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस इनको बढ़ाना, इन पर ध्यान देना उनका ऑब्जेक्टिव होता है। ये प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से नहीं होती है। आपने देखा होगा, इनके एग्जाम्पल की बात करें, क्लब्स, सोसाइटीज़, वेलफेयर सोसाइटीज़, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज़, societies for promotion of sports, art and cultural, social welfare organization, clubs। अब जो फंड है वो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और वो अमाउंट स्पेंड किया जाता है। मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई डोनेशन मिलता है, चैरिटी मिलती है, मेंबरशिप फीस आती है। तो इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का जो सोर्स है वो सारे डोनेशन, चैरिटी, मेंबरशिप फीस, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोई ग्रांट मिलती है, वो इनकी इनकम का सोर्स होती है और सोसाइटी के वेलफेयर पर ये एक्सपेंस करती है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंटिटी ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसके मेंबर और इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। मेंबर एंटिटी के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। पर्पस, इसका पर्पस जो है cultural, educational, religious, professional, objective and rendering services to public at a large। ओनरशिप, ये किसी चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट इसका ओनर होता है। ये इंडिविजुअल कोई पर्सन चैरिटेबल सोसाइटी खुद वो बोले कि मैं चैरिटेबल वर्क कर रहा हूँ तो वो इससे वर्क नहीं कर सकता है। उसको एक सेपरेट चैरिटेबल सोसाइटी बनानी पड़ेगी, उसके थ्रू वर्क किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजिंग कमेटी होती है, इसका मैनेजमेंट वो पूरा वर्किंग इसका देखती है। फंड मेंबर से और डोनर से मिलते हैं, जो कि फंड की अभी हमने बात की, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, सबको अपने बुक्स को मेंटेन करना होता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं। क्यों करना जरूरी है? जब आपका एम ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्यों मेंटेन करें? तो हम उसके पीछे अगर बात करें कि जहां पर पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, वहां पर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम देखते हैं मंदिरों के ट्रस्ट है, वहां के ट्रस्टी हर साल एंड में, ईयर एंड पर आपके सामने सारा रिकॉर्ड प्रेजेंट करते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, सब में। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? जो पब्लिक से पैसा आया वो किस किस हेड में गया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ। और मंदिर या कोई भी ट्रस्ट, सोसाइटी, क्लब्स को प्रॉफिट नहीं होता यहाँ पर क्या होता है? सरप्लस। और लॉस अगर हुआ है तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। तो जो भी सरप्लस हुआ, डेफिसिट हुई, उसको मेंबर्स तक प्रेजेंट करना। अब हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। पर्पस फॉर विच सेटअप, देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विसेज उनका पर्पस होता है, जबकि
जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना। सोर्सेस ऑफ फंड, यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड क्या है? मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। और यहाँ पर प्रोप्राइटर कैपिटल पार्टनर से तो पार्टनर कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, और शेयर होल्डर से तो शेयर्स के केस में या बोरोड फंड हमारा सोर्स ऑफ फंड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि हम देखते हैं यहाँ पर दैट इज प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग P&L दैट इज P&L और बैलेंस शीट। सरप्लस, अगर कोई एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो वो डेफिसिट होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, न कि लॉस कहा जाएगा। और अगर उनके पास इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? सरप्लस, न कि प्रॉफिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस जो भी है वो सरप्लस है या डेफिसिट है, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस होता है P&L अकाउंट का बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है मेंबर्स को। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, पर यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। चाहे प्रोप्राइटर हो तो प्रोप्राइटर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर प्रोप्राइटर के अलावा अगर हम देखें पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कंपनी में वो रिटेन करके रख सकते हैं, पर अल्टीमेट ओनरशिप मेंबर्स की होती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स की होती है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। हम तीन चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बात करें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। एक ब्रॉड वे में हमारे पास एक समरी आ गई कि इस साल हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश किस किस हेड में आया और किस किस हेड में कैश गया। दैट इज समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिसको हम कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अंडर द एप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट्स। जैसे सब्सक्रिप्शन से जितना पैसा आया तो हम लिख देते हैं इसमें सबसे पहले टू बैलेंस BD, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट रहता है। ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। क्रेडिट साइड इज योर पेमेंट साइड, डेबिट साइड इज योर रिसिप्ट साइड। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होता है, कैश और बैंक में जितना बैलेंस है, और अगर बैंक OD है तो बाय बैलेंस BD। साल के शुरुआत में हमारे पास कितना कैश था और कितना बैंक में बैलेंस था। यहाँ पर अलग अलग नहीं होते, कैश और बैंक बैलेंस का यहाँ पर बैलेंस लिख देते हैं। उसके बाद जो भी रिसिप्ट हुई, चाहे कैश में हुई चाहे बैंक के थ्रू हुई, जो भी पेमेंट हुआ चाहे कैश में हुआ चाहे बैंक के थ्रू हुआ, वो सारा लिख दिया जाता है। चाहे रेवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो, चाहे हमको सब्सक्रिप्शन से पैसा मिला हो या लैंड को सेल करने से, बिल्डिंग को सेल करने से, मशीन को सेल करने से, रेवेन्यू नेचर की कैश भी इसी में आएगी, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और कैपिटल नेचर की। इसी तरह से जो पेमेंट हुआ जिस हेड में हुआ वो हमको ग्रुप करके इसमें नोट करना होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी ईयर से रिलेटेड आपको कैश रिसिप्ट हुआ, कैश पे हुआ, चाहे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल पे किया हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का, चाहे करंट ईयर का, किसी भी ईयर से रिलेटेड पेमेंट है वो सब पेमेंट साइड आएगा, और किसी भी ईयर से रिलेटेड रिसिप्ट है तो वो रिसिप्ट साइड आएगी। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड रिसिप्ट हुई, जनरल डोनेशन,
ये हेड है जिसमें हमको रिसिप्ट होती है नॉर्मली, या इसके अलावा भी कोई और रिसिप्ट हो तब हम उसको रिसीट साइड लिखेंगे। और जो भी पेमेंट हुआ है, आउटस्टैंडिंग की एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगी। हम क्या लिख रहे हैं, कितना पैसा रिसिप्ट हुआ, कितना पैसा पे हुआ। जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, ग्रांट फॉर द पर्पस, एंट्रेंस फीस, जनरल ग्रांट, जितनी टाइप की रिसिप्ट थी, जितने टाइप के पेमेंट, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, ऑडिट फीस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, जो आपके पेमेंट होते हैं बुक्स परचेज करने में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फिक्स असेट्स परचेज करने में, जो जो पेमेंट आपने किया है वो सारा पेमेंट साइड आएगा। और फाइनल बैलेंस जो बचेगा वो हमारा होगा बाय क्लोजिंग बैलेंस या बाय बैलेंस सीडी, कैश का और बैंक का। बैंक का ओडी बैलेंस हुआ तो वो टू बैलेंस सीडी वाली साइड आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेचर, ये एक असेट अकाउंट है, ये जस्ट लाइक कैश अकाउंट है, ये समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट है। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, इसका बेसिस क्या है, कैश बेसिस, कैश आया तभी उसकी एंट्री होगी, कैश गया तभी उसकी एंट्री इसमें होगी। कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। पीरियड, किसी भी पीरियड के ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन वेदर इट रिलेट्स टू करंट, प्रीवियस और सक्सीडिंग नेक्स्ट ईयर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपके पास कितनी कैश और कितना बैंक बैलेंस था, और साल के एंड में कितना कैश और कितना बैंक बैलेंस बचा था। एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड, ये सारे एडजस्टमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं होते हैं। ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होंगे, पर यहाँ पर उसको जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। पर्पस, इसका मेन पर्पस है कि डिफरेंट हेड में कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ और कितना अमाउंट पे किया, उसकी समरी को हमारे सामने प्रेजेंट करना इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मेन पर्पस है। लिमिटेशन, ये इनकम और एक्सपेंस ऑफ फॉर द अकाउंटिंग पीरियड को शो नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल नहीं करता है। हम जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, हम केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात नहीं करते हैं। इट डज नॉट शो वेदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस और आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट, मतलब ये सरप्लस और डेफिसिट की भी बात नहीं करता है, बस कितना पैसा आया, कितना कैश आया और कितना कैश गया उसकी बात करता है। अच्छा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हमने और कैश अकाउंट, क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश अकाउंट, जबकि कैश अकाउंट में डे टू डे के बैलेंसेस होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे ग्रुप डोनेशन से कितना पैसा मिला, आपको इंटरेस्ट से कितना पैसा मिला, सब्सक्रिप्शन से कितना अमाउंट पे हुआ, ये नहीं बताते। कब कब पेमेंट हुआ वो सारी चीजें नहीं। ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक से ही प्रिपेयर होती है। और ये कैश बुक क्या है, रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट सेपरेटली। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड एंड ऑफ द अकाउंटिंग, क्योंकि साल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बना सकते, जबकि ये मेंटेन डेली बेसिस पर होता है। कैश बुक आप डेली प्रिपेयर करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ट्रांजैक्शन की डेट नहीं, क्योंकि अलग अलग डेट पर जितनी रिसिप्ट हुई है वो सारी हम एक साथ ग्रुप करके रिकॉर्ड करते हैं, उसकी समरी देते हैं, जबकि कैश बुक में डेटिंग होती है। इंस्टीट्यूशन, ये इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और कैश बुक तो सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब कैश बुक प्रिपेयर करते हैं।
इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड इंस्टीड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कैश बुक में डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स होती है। लेजर फोलियो, यहाँ पर लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जबकि कैश बुक में सेपरेट कॉलम होता है लेजर फोलियो का। तो ये आपके कुछ थ्योरी बेस था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में समझ लिया। अब मेन इनकम की बात करें, इनकी मेन इनकम की बात करें, एक्सपेंस की बात करें कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। देखो, हमने बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले हमने क्या बनाया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी रिसिप्ट हमारी रेवेन्यू रिसीट है, कौन सी रिसिप्ट हमारी कैपिटल रिसीट है। इसके बाद अगला जो अकाउंट बनता है दैट इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डिफरेंस क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक P&L अकाउंट। ये वाली साइड एक्सपेंस है, डेबिट साइड एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड इनकम है। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर हमने बताया असेट है, ये रियल अकाउंट है या असेट अकाउंट कहते हैं। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जिन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस टाइप की कुछ भी असर्टेन होता है वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंसेस और इनकम। अब देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश का, कैश और बैंक ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होता है। उसके आगे जितनी भी रिसिप्ट हुई है वो या तो आपकी इनकम होगी या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी होगी। वो या तो हमारी इनकम होगी, जो भी रिसिप्ट हुई है, रिसिप्ट अगर आपको कुछ हुई है तो वो या तो आपकी इनकम होगी, जैसे सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ, डोनेशन, वो आपके लिए रिसिप्ट होगा, या फिर कोई ऐसी चीज रिसिप्ट हुई, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो आपके लिए इनकम नहीं है। इस साल ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सपेंस की तरह यूज नहीं कर सकता, वो आपके लिए क्या जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो हम बात करते हैं कि अलग अलग रिसिप्ट के बेसिस पर कि वो हमारी इनकम होगी कि वो हमारी लायबिलिटी होगी। हर एक रिसिप्ट को तब हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही हम इनको देखेंगे कि ये सब्सक्रिप्शन है तो ये कहाँ जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट भेजना है या फिर ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो, ये ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट के रूप में आपको शो करना है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो। अगर ऑलरेडी दी हुई है तो उसमें ये बैलेंस आपको दिखेगा। सब्सक्रिप्शन एक ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का मेन सोर्स। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है दैट इज आपको आपके मेंबर्स से ईयरली फीस जो मिलती है, मेंबरशिप फीस, उसको सब्सक्रिप्शन। जैसे अगर आप किसी क्लब में है, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जैन सोशल ग्रुप वगैरह, तो वहां पर एक
एनुअल फीस होती है, अगर आपको उस क्लब में मेंबर रहना है तो आपको एनुअल फीस का पेमेंट करना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस। तो ये हमारी इनकम है, इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। नेक्स्ट होता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन जनरल पर्पस के लिए मिला है, उसको हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव में को पूरा करने के लिए यूज कर सकती है। तो जब भी आपको जनरल डोनेशन दिखे आप उसको क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। पर नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपको डोनेशन रिसीव हुआ है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपको डोनेशन रिसीव हुआ है। मतलब जैसे प्राइज फंड, प्राइजेस, आप ये पैसा रखो और इससे सिर्फ आप प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और किसी पर्पस में आप उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते, दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन। ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ग्रांट मिली है, बताएं इसका क्या होगा, ये इनकम है या लायबिलिटी है, बोलें। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको हम क्या मानेंगे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई डोनेशन हमको मिले और स्पेसिफिक पर्पस का हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। और उस पर्पस से रिलेटेड जितने अमाउंट आपने स्पेंड किया है वो उसी में से लेस हो जाएगा। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, इसमें टू स्कूल्स ऑफ थॉट चलते हैं, दो अलग अलग। देखो, अगर हम 12th के लेवल पे बात करें तो एंट्रेंस फीस, क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो इसको इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। पर आगे के लेवल, जैसे आप सीए करते हैं, सीए फाउंडेशन की बात करें तो क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो एंट्रेंस फीस वंस इन अ लाइफ टाइम मिली जाती है। जब एक मेंबर जो है क्लब या सोसाइटी में एंटर करता है, एडमिशन लेता है, वो उसका मेंबर बनता है, तब ली जाती है। तो ऐसी फीस जो वंस इन अ लाइफ टाइम ली जाए वो आपकी नॉर्मल पर्पस में आप यूज नहीं कर सकते, वो आपकी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, इसको लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है। तो हम 12th के पर्पस से देखें तो इसको क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो इसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। अदरवाइज सीए फाउंडेशन लेवल पे अगर आप जाते हैं तो एंट्रेंस फीस को आपको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। जनरल ग्रांट्स, जिन ग्रांट के आगे, जिन डोनेशन के आगे जनरल वर्ड लग गया है वो हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं और वो सोसाइटी की इनकम है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास एटसेट्रा। देखो, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जब हम परचेज करते हैं उसका पेमेंट करते हैं, उसको हम एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर कोई असेट नहीं बनती है। ये रद्दी को आपने सेल किया है, ये आपकी मिसलेनियस इनकम है और इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड और यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल नॉर्मली आपकी असेट होती है और इसको सेल करने से आपको अमाउंट रिसीव हुआ, तो इसका सिर्फ इनकम पार्ट या लॉस वाला पार्ट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। 10,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल आपने 8,000 में सेल किए, 10,000 की कॉस्ट या बुक वैल्यू के स्पोर्ट्स मटेरियल आपने 8,000 में सेल किए, तो 2,000 रुपीज का लॉस हुआ है, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे कि आपके पास से स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000 का कम हुआ और उस पे जो लॉस हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आया आप लोगों को समझ में? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी क्या है, इनकम, ये हमारी इनकम है। डिविडेंड्स, डिविडेंड जो आपको रिसीव हुए, क्या होता है कई बार क्लब सोसाइटी
कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है। आज बहुत सारा पैसा उनको डोनेशन में मिल गया, अभी खर्चा नहीं करना है, भविष्य के लिए बचा के रखना है, बिल्डिंग खरीदना है, कोई भी पर्पस है, तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देती है। और उस इन्वेस्टमेंट में से अगर डिविडेंड रिसीव हुआ तो वो भी हमारी क्या है, इनकम है। क्लब सोसाइटीज़ के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी धर्मशालाएं हैं, उन्होंने वो किराए पे दे दी, शादी में दे दी किराए पे या किसी और पर्पस में, और रेंट रिसीव्ड हुआ है, या कुछ बिल्डिंग बना के लोगों को रहने के लिए किराए पे दे दी, सोशल वेलफेयर के लिए कम रेंट पे दे दी, वो रेंट रिसीव हुआ तो वो भी हमारी क्या है, इनकम है। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इनकम है, मिसलेनियस रिसिप्ट भी इनकम की तरह ट्रीट होगी। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस एक पर्सन से पूरी उसकी लाइफ टाइम की फीस आपने रिकवर कर ली है, इसको आपको कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करना होगा और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी की में ट्रांसफर की जाएगी। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये भी स्पेसिफिक पर्पस है, इसलिए इसको आप लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। लेगेसी, लेगेसी का मतलब क्या होता है? लेगेसी जब भी एक डिसीज्ड पर्सन, जिस पर्सन की डेथ हुई है, उसकी आखिरी इच्छा कि इस ट्रस्ट में आप पैसा डोनेट कर देना, इस ट्रस्ट में, तो उसको कहते हैं लेगेसी। कई बार हम देखते हैं लोगों की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके परिवार वाले उसकी इच्छा के हिसाब से कुछ डोनेशन करते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, अलग अलग वेरियस रिलीजियस एंड वेलफेयर सोसाइटीज़ को पैसा देते हैं। तो ये क्या है? लेगेसी, मरने वाले की इच्छा के आधार पे डोनेशन हुआ। ये लेगेसी अगर जनरल लेगेसी है, जनरल पर्पस है, कुछ नहीं कहा गया कि बस आप ये रखो आपकी सोसाइटी के लिए है, तब ये आपकी इनकम है। पर कई बार क्या होता है, मरने वाले की इच्छा के हिसाब से किसी जगह पर, किसी धार्मिक प्लेस पर एक रूम बनाया जाता है, या फिर उसके हिसाब से कोई स्पेसिफिक खर्चा किया जाता है, तो वो फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा और उसका एक्सपेंस उस लेगेसी के अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड का मतलब होता है, क्योंकि कुछ नई टर्मिनोलॉजीज है, एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। एंडोमेंट फंड क्या है? एंडोमेंट फंड की अगर हम बात करें तो एंडोमेंट फंड कुछ पैसा आप डोनेट करते हो विद द इंस्ट्रक्शन कि ये अमाउंट इंटेक्टेड रहेगा, इससे जनरेट होने वाली इनकम ही आप स्पेंड कर सकते हो फॉर पर्टिकुलर पर्पस और जनरल पर्पस। एंडोमेंट फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। आप समझे क्या कहना चाह रहा हूं? एक पर्सन ने कहा कि आप 1 लाख रुपए ये रखिए, इससे जो भी इनकम जनरेट हो वो आप बच्चों को प्राइजेस अवार्ड करना, उसमें यूज करना। पर 1 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो? नहीं। आप किस अमाउंट को, 1 लाख को आपने इंटरेस्ट पे जो है इन्वेस्ट कर दिया और हर साल 10,000 रुपीज उसकी जो इनकम जनरेट हो रही है वो आप प्राइजेस में यूज कर सकते हो। तो एंडोमेंट फंड, जबकि हमने दूसरे फंड पढ़े थे लेगेसी, स्पेसिफिक लेगेसी, वो उस पर्पस में चाहो उतना खर्च कर दो, पर एंडोमेंट फंड मेन जो अमाउंट आपको डोनेशन में मिला है वो अमाउंट आपको इंटैक्ट करके अपने पास रखना है, उसको आप स्पेंड नहीं कर सकते। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इसका इनकम और या लॉस आपको किस में करना है? गेन और लॉस, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाना है। रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, ये लायबिलिटी में जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको लेकर जाना है। इसी तरह से जितने एक्सपेंस है वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस की तरह ट्रीट होंगे, और बाकी चीजें अगर असेट है तो बैलेंस शीट में असेट में। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर हम देखें तब आपको रिसिप्ट साइड अगर कोई भी आपने अकाउंट को रिकॉर्ड किया है वो या तो इनकम वाली साइड जाएगा या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और पेमेंट साइड अगर आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड की है वो या तो एक्सपेंस है या फिर असेट है। आप समझ रहे हैं, क्रॉस कनेक्शन है। रिसिप्ट साइड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है वो या तो आपकी इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी है। पेमेंट साइड जो चीज़ें आ रही है, पेमेंट किया है वो या तो एक्सपेंस है या असेट है। तो एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड, और असेट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड उसको लिखना है। अब पेमेंट में देखते हैं कौन से हमारे एक्सपेंस है। अभी तक आपने ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया था, अब आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग तो सब सेम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो या P&L अकाउंट बोलो, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जो पहली बार हमारे सामने आई है। सैलरी, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस हमारे देखे हुए हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सपेंस, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाते हैं तो उसकी ऑडिट फीस हमको पेमेंट करना है। मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम पहली बार हमको वर्ड आया है। ऑनोरेरियम का मतलब ये होता है कि एक ग्रेटिट्यूड का पेमेंट हमने किया है, किसी पर्सन को हमने बुलाया जिसको हम सैलरी नहीं दे सकते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन किसी एक NGO से जुड़े हुए हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, और वो उनके सम्मान में एक ट्रॉफी देते हैं, कुछ एक जो है कोई शॉल उनको भेंट करते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो क्या ये सैलरी है? क्या अमिताभ बच्चन आपके एम्प्लॉई है? उन्होंने बच्चों की कुछ वेलफेयर के लिए कोई काम किया और उनको पेमेंट भी हम नहीं कर रहे, उनको सम्मान राशि कोई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है? ऑनोरेरियम। एक सैलरी भी है जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन काम करते हैं उनको हम सैलरी दे रहे हैं, और ऑनोरेरियम वहाँ पे कुछ हम ग्रेटिट्यूड का पे कर रहे हैं, तब ये ऑनोरेरियम कहलाएगा, और वो भी हमारा एक्सपेंस है। म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन अ शो। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली आपके लिए एक्सपेंस है, पर अगर प्राइस फंड दे रखा है, प्राइस फंड, तो फिर आपको क्या करना है? प्राइस फंड अगर दे रखा है तो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड वाला एक्सपेंस, प्राइस फंड जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और जो उसके जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसका जो स्पेसिफिक एक्सपेंस है वो इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस ऑन अ शो, मिसलेनियस पेमेंट, परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, ये आपके लिए क्या है? असेट है, और ये कहाँ पे जाएगी? बैलेंस शीट में। फिक्स असेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये आपके लिए क्या है? असेट है। इन्वेस्टमेंट, असेट्स, बुक्स, असेट। लोन का रीपेमेंट, आपकी लोन की कोई लायबिलिटी थी, रीपेमेंट किया तो लोन का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, बिल्डिंग, असेट, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में असेट साइड ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये इसमें ऐसी टर्मिनोलॉजी थी जो हमने देखी कि यहाँ पर यूज होगी, और किसका क्या ट्रीटमेंट है। जो रिसिप्ट साइड आपको जो भी रिसिप्ट हुई है वो कहाँ पर जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या उनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है, या उनके मतलब क्या थे वो आज हमने समझे। और कुछ एक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कल हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में समझेंगे और इसका डिटेल हम कल वर्किंग करेंगे। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं
that is preparation of receipt and payment account. देखो, from the following information given below, prepare receipt and payment account of Railway Club for the year ended 31st March 2020. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, आपको कुछ रिसिप्ट्स दे रखी है, कुछ पेमेंट्स। यहाँ पर डेट कॉलम नहीं होता है, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो आपको प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट। आप खुद से ये प्रिपेयर करें। सबसे पहले कैश इन हैंड 4390, तो टू बैलेंस BD 4390। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 37,600, देन डोनेशन, ये भी आपके रिसिप्ट है, डोनेशन टू डोनेशन एंट्रेंस फीस, बहुत सिंपल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 4300 रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स 5250, टू रेंट रिसीव्ड 5250, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट है 3440 बाय इलेक्ट्रिसिटी 3440 चार्जेस, देन टैक्सेस पेड बाय टैक्सेस, वो कितना पेमेंट किया 490, देन ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 21,500, सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम दिया, सॉरी सैलरीज था देन ऑनोरेरियम था, बाय सैलरीज बाय ऑनोरेरियम 2500, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपकी रिसिप्ट है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2950, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350, पेटी कैश एक्सपेंसेस
बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस, $900. Insurance premium paid, by insurance premium, 310. अब सारे इनकम हो गई, सारे पेमेंट्स हो गए, अब हमको लिखना है बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD कितना कैश आपके पास रहा, तो बाय बैलेंस CD 62,490, ये रिसिप्ट साइड की टोटल आई 62,490। पेमेंट साइड की टोटल 29,490। 33,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस आया, 33,000 कैश इन हैंड जो साल के एंड में आपके पास था, ये हो गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 1। किसी को कोई डाउट है तो आज हम इतना जो क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं, आगे के क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे और कल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में कल हम समझेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।